हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 9 फरवरी 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया है जो आप जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला पॉइंट, 171 still missing as death tolls in Himalayan tragedy rises to 26. The death toll in Nanda Devi deluge in Uttarakhand's Chamoli district went up to 26 on Monday, even as operations continued for the second day to rescue nearly 35 laborers trapped inside the 2.5-kilometer long Tapovan Hydel project tunnel filled with slush and debris. A total of 171 persons, including the trapped workers, are still missing. So, चमोली डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड हुआ, जो फ्लड आई, उसके वजह से 26 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी 35 लेबरर्स 35 जो काम कर रहे थे टनल के अंदर, हाइड्रो प्रोजेक्ट टनल के अंदर, उसके अंदर अभी भी 35 लेबरर्स फंसे हुए हैं। उसको तो उन लोगों को रेस्क्यू करने का काम अभी भी जारी है और 171 पर्सन आर स्टिल मिसिंग। तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि डेथ टोल अभी भी बढ़ सकता है और ये डे 2 था रेस्क्यू का, तो अभी भी देखते हैं कि कितना बढ़ता है। नेक्स्ट, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड वल्नरेबल। The hydropower projects in Uttarakhand are particularly vulnerable to damage by extreme flooding events, such as deluge in the Rishiganga River on Sunday that damaged at least 2 plants. So, उत्तराखंड में जो deluge मतलब जो फ्लड आया, उसके वजह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो है वो खराब हो चुकी है, डैमेज हो चुकी है। और स्पेशली ऋषिगंगा रिवर में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, 2 प्लांट है, उसको डैमेज कर दिया गया है। स्पेशली जो तपोवन विष्णुगढ़ वो जो प्लांट है उसको स्पेशली डैमेज किया गया है। द 8 मेजर प्रोजेक्ट्स इन उत्तराखंड आर द 171 MW लता तपोवन NTPC, 520 MW तपोवन विष्णुगढ़ NTPC, ये वाला डैमेज्ड हुआ है। 1000 MW टेहरी PSS THDC सेंट्रल, 444 MW विष्णुगढ़ पिपलकोटी, 60 MW नैतवर मोरी, 120 MW व्यासी, 76 MW फटाब्यूंग, a private company commission project, and the 99 MW सिंगोली भतवारी L&T. So L&T कंपनी का लैंको, UGVNL, THDC, NTPC, हर एक कंपनी का वहां पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट चल रहा था। उसमें से विष्णुघाट वाला जो तपोवन प्रोजेक्ट था वो डैमेज हुआ है और भी उत्तराखंड में इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, नो ग्लेशियल लेक फाउंड, landslips likely trigger. Though the jury is still out, glaciologists and experts in rock science are converging on the view that the cause of Chamoli deluge was most probably a landslide and not a glacial lake burst. So जो glaciologist और rock science scientist जो वहां पे है, वो लोग का कहना है कि ये ग्लेशियल आउटबर्स्ट नहीं था, मतलब ग्लेशियर फटने के कारण नहीं हुआ, ये एक लैंडस्लाइड था। जो लैंडस्लाइड को ट्रिगर किया गया है या फिर ट्रिगर हुआ है, उसके वजह से ये पूरी की पूरी ग्लेशियर नीचे गिर गई थी। द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग occurs when a breach in the glacial lake causes a sudden surge downstream. So ये ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग कैसे होता है, ये ग्लेशियर लेक बर्स्ट कैसे होता है? जब ग्लेशियर लेक बहुत ज्यादा भारी हो जाती है और नीचे की तरफ बहने लगती है, जो पानी होती है वो नीचे की तरफ बहने लगती है, तो वो जितनी नीचे आती है वो टेम्परेचर लो होने के कारण वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है, जो बर्फ है वो पानी में कन्वर्ट हो जाती है और इसके वजह से वो और ज्यादा भारी हो जाती है और उसकी वजह से जो नीचे का जो आइस लेयर है वो फट जाता है, वो फट के पानी नीचे गिर जाता है। तो दैट इज ग्लेशियल आउटबर्स्ट। लेकिन such lakes are formed when glaciers erode land, melt, and over time become a large mass of water in the depression formed, and these can be breached because causing floods downstream. However,
Several scientists, based on an analysis of satellite images, have failed to spot any such lake. तो ये तब होता है जब एक लेक की तरह फॉर्म होता है ग्लेशियर, जो ऊपर से जो लैंड को आ, उठा के लेके आ जाती है या फिर बर्फ को मेल्ट करके नीचे लेके आती है। उसके वजह से एक छोटा सा लेक तैयार होता है, उसके ऊपर एक आइस शीट होता है, और जब तक वो लेक का जो पानी है वो नीचे आते रहता है, वो बर्फ मेल्ट होकर नीचे आती रहती है, तो वो ज्यादा भारी हो जाती है। भारी होने के कारण जो नीचे का जो बर्फ है उसे फाड़ के नीचे निकल जाती है, और नीचे का जो एरियाज है उसमें फ्लड आ जाता है। लेकिन सैटेलाइट इमेजेस को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि वैसा कोई लेक्स या ग्लेशियर लेक नहीं देखा गया है। तो जब वो ग्लेशियर्स लेक वहां पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब एक ही चीज हो सकता है कि ये लैंडस्लाइड ट्रिगर हुआ है। अब ये एवलांच की वजह से लैंडस्लाइड ट्रिगर हुआ है या फिर किसी और चीज की वजह से, ये पता लगाना बाकी है। लेकिन फिलहाल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये ग्लेशियल बर्स्ट नहीं है, ये शायद लैंडस्लाइड है। नेक्स्ट, center still open to talk with farmers, says Modi. Prime Minister Narendra Modi on Monday said his government are still open to talk with farmers demanding a repeal of the three farm laws passed last September. He said the minimum support price for crop was, is and would remain in force. So प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो उनकी गवर्नमेंट अभी भी फार्मर्स के साथ बात करने के लिए राजी है, उनसे बात करना चाहती है, और जो फार्म लॉ पास किया गया है जो हटाना चाहते हैं उसके बारे में बात करने के लिए तैयार है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी है, वो पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। मिस्टर मोदी एडेड दैट कॉलिंग द सिख कम्युनिटी नेम्स वाज नॉट डूइंग एनी गुड टू द कंट्री। और उन्होंने ये भी कहा कि जो सिख कम्युनिटी को जो खराब कहा जा रहा है या फिर उनके कम्युनिटी को एक नाम दिया जा रहा है, तो ये करना कंट्री के लिए अच्छा नहीं है और ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है। नेक्स्ट, प्राइवेट हॉस्पिटल्स अवेट नोट फॉर वैक्सीनेशन। Awaiting the green signal from the union government, private hospitals across India say they are all set to join hands to provide COVID-19 vaccination for the vulnerable population, those over 50 years and people with comorbidities and later others. So प्राइवेट हॉस्पिटल्स अब वेट कर रही है सिग्नल, ग्रीन सिग्नल के लिए यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से, कि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से सिग्नल आए और वो कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दे। तो जो इंडियन पॉपुलेशन में जो वर्नरेबल सोसाइटी है, मतलब जो 50 इयर्स के ऊपर जो पीपल है और जिनको कोमोबिटीज है, मतलब एक से ज्यादा डिजीज है, उनके लिए पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको पहले वैक्सीनेशन दी जाएगी और उसके बाद अदर्स को दी जाएगी। Technology will yet again play a large role in ensuring that all citizens have access to the vaccine and now it all be administered and prioritized. So टेक्नोलॉजी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगी ताकि इंश्योर कर सके, मतलब ये ध्यान रख सके कि हर एक सिटीजन को वैक्सीन दी जाए, सबको वैक्सीन मिले और हर एक वैक्सीनेशन को एडमिनिस्ट्रेट किया जाए और प्रायोरिटाइज किया जाए, किसको पहले देना है, किसको बाद में देना है, कब देना है, ये हर चीज को टेक्नोलॉजी के जरिए इंश्योर किया जाए। मीनवाइल, इंडिया रजिस्टर्ड 84 कोविड फेटलिटीज इन द पास्ट 24 आवर्स एंड 6 स्टेट्स अकाउंटिंग फॉर 79.76 ऑफ दीज। सो 6 स्टेट्स में लास्ट 24 आवर्स में 84 पीपल की मौत हुई कोविड-19 की वजह से यस्टरडे। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा लोगों की मौत देखी, जो है 30 पीपल्स, और केरला 19, और बाकी के कुछ बाकी में डिस्ट्रीब्यूट की गई है, और ये डेटा हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से इशू की गई। नेक्स्ट, न्यू लेबर कोड्स टू अलाउ 4-day work week. The new labor codes set to be implemented soon would provide companies the flexibility of reducing the number of working days to 4 days a week and provide free medical checkups to workers through the Employees State Insurance Corporation, Labor and Employment Secretary Apurva Chandra said on Monday. So, Labor and Employment Secretary Apurva Chandra ने कहा कि न्यू लेबर कोड को इम्प्लीमेंट किया जाएगा बहुत जल्दी। इसके जरिए कंपनी को काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी और जो वर्किंग डेज है
जो 6 वर्किंग डेज होता है या 5 वर्किंग डेज होता है उसको कम करके 4 वर्किंग डेज किया जाएगा। पर वीक लेबरर्स 4 दिन काम करेंगे और उनको फ्री मेडिकल चेकअप्स भी प्रोवाइड की जाएगी एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से। नेक्स्ट, केरला सीएम takes up sanctuary zone issue. Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan has sought the intervention of Prime Minister Narendra Modi to allay the apprehension of the people in Wayanad over the recent draft notification of Ministry of Environment, Forest and Climate Change that envisages to buffer a zone around the Wayanad Wildlife Sanctuary. So, वायलन वाइल्ड सेंचुरी के आसपास जो पीपल रहते हैं उनके लिए एक इंटरवेंशन तैयार किया गया है, जो केरला के चीफ मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि एक उनके लिए एक बफर जोन क्रिएट किया जाए ताकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो अपनी जगह पे सेफ रहे। Mr. Vijayan, in a letter to Mr. Modi, said the state government has prepared recommendations for notifying eco-sensitive zones around 21 protected areas in December 2019. So, दिसंबर 2019 में 21 प्रोटेक्टेड एरिया में इको सेंसिटिव जोन तैयार किया गया है और ये रिकमेंड किया गया है, मिस्टर विजयन ने रिकमेंड किया है मिस्टर मोदी को कि ये 21 एरिया में इको सेंसिटिव जोन्स तैयार किया जाए। द गवर्नमेंट आफ्टर कंसिडरिंग द जेन्युइन कंसर्न ऑफ पीपल लिविंग नियर द सेंचुरीज सबमिटेड एन अमेंडेड प्रपोजल टू जनवरी 13। सो जो सेंचुरी के आसपास जो लोग रहते हैं उनके लिए जेन्युइन कंसर्न किया जा रहा है कि उनको भी सेफ किया जाए और जो सेंचुरी के एनिमल्स उनको भी सेफ किया जाए। हो सकता ये उनका शिकार ना करे और एनिमल्स भी इनके घर बार में आके इनका शिकार ना करे। सो ऐसा कुछ किया जाए ताकि दोनों अपने अपनी जगह पे सेफ रहे। नेक्स्ट, Modi Biden hold talks for over phone. Prime Minister Narendra Modi on Monday spoke to US President Joe Biden. It was the first conversation between the two leaders since Mr. Biden took office on January 20. We discussed regional issues and our shared priorities. We also agreed to further our cooperation against climate change. President Biden and I committed to rules based on international order. We look forward to consolidating our strategic partnership to further peace and security in the Indo-Pacific region and beyond, Mr. Modi said. So, जो बाइडेन प्रेसिडेंट होने के बाद 20 जनवरी को ऑफिस में आने के बाद ये पहली बार उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से बात की और नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनके बीच जो बातचीत हुई रीजनल इश्यूज के बारे में बातचीत की गई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके बारे में बात की गई और जो इंटरनेशनल ऑर्डर्स का जो रूल्स है उसमें कमिट करना है ये सब के बारे में बात किया गया और जो इंडो पैसिफिक रीजन में जो पार्टनरशिप है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ये एरिया में पीस रखना है, तो इसके ऊपर जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उनको बिल्ड किया गया, उनके बारे में बातचीत की गई और ओवरऑल इंटरनेशनल रूल्स जो चाइना की तरफ से जो चल रहा है उसके तरफ से जो दबाव आ रहा है उसके बारे में बातचीत किया गया। Next, panel slams DOT for delay in 5G trials. Slamming the government for its laid-back approach and delay in conducting 5G trials, a parliamentary panel has said that sufficient preparatory work had not been undertaken for introducing 5G services in India and that the country was likely to witness only partial deployment by 2021 end and nearly 2022. So, पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा कि 5G ट्रायल्स के लिए अभी भी गवर्नमेंट ने कोई भी अप्रोच नहीं किया। पहले भी 2G, 3G, 4G पे भी अप्रोच नहीं किया था तो वो भी अपने हाथ से गई थी और इस बार 5G जो एक मौका है इंडिया के पास और भी ज्यादा एडवांस होने का और इसमें भी अगर ये लोग अप्रोच नहीं करेंगे तो ये भी हाथ से चली जाएगी और ये हाथ से गई तो फिर इंडिया फिर से एक बार पीछे रह जाएगी वर्ल्ड से। सो 5G सर्विस आ चुका है, उसको अप्रोच कर उसको लेना है, लेके इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाना है। सो ये प्रिपरेटरी वर्क अभी भी नहीं किया जा रहा है। सो पार्लियामेंट्री पैनल का यही कहना है कि ये जल्द से जल्द किया जाए
ताकि 2021 में ही 5G सर्विस प्रोवाइड स्टार्ट हो जाए इंडिया में। नेक्स्ट, budgets infra push with support to worst effect would have been better. The 2021-22 union budgets bet on pushing infrastructure spending to revive the economy faces implementation risk, and it may have been better to combine it with some income support for those worst affected by the pandemic. Economics and leading think tanks said on Monday. So economics का कहना है कि जो बजट यूनियन बजट जो तैयार किया गया है पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ज्यादा पुश किया गया है कि उसे और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाए और इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए। ये ना करके अगर इसके अंदर जो लोग या जो कंपनीज सबसे ज्यादा इफेक्ट हुई है पैंडेमिक की वजह से उनको भी इसके साथ जोड़ा जाता, इसके साथ इम्प्लीमेंट किया जाता, तो शायद दोनों एक साथ उभर के आती। अगर आप एक को छोड़ के एक की तरफ सिर्फ और सिर्फ बाहर से फंडिंग करने के लिए, बाहर से इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगाने के लिए अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर आपके देश में जिसको पैंडेमिक की वजह से ज्यादा नुकसान हुआ है आप उसके बारे में कुछ नहीं कर रहे। सो शायद ये करना चाहिए था, क्योंकि अगर इम्प्लीमेंटेशन जब होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का तो फिर ये एक रिस्क रहेगा कि और भी आवाजें उठेगी कि गवर्नमेंट उसको नहीं देख रही है जिसको ज्यादा जरूरत थी ये बजट में, उनको नहीं देख के वो सिर्फ जो जहां से फंडिंग आएगी सिर्फ उसके बारे में सोच रही है। नेक्स्ट, Myanmar issues crackdown warning. Myanmar's general issued a stern warning on Monday against further protest as an uprising against their coup gathered pace. The hundreds of thousands on the streets demanding the release of ousted leader Aung San Suu Kyi. तो Aung San Suu Kyi को रिलीज करने के लिए और भी ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ चुकी है म्यांमार में, और म्यांमार जनरल ने एक स्टर्न वार्निंग दे दी कि अगर कोई प्रोटेस्ट करने नजर आया तो उसके अगेंस्ट और भी ज्यादा एक्शन ली जाएगी। The junta has so far refrained from using deadly force to quell the demonstration, sweeping most of the country, but with pressure building, riot police fired water cannon in an attempt to disperse thousands gathered in Naypyidaw. So Naypyidaw में जो और भी ज्यादा लोग थाउजेंड ऑफ लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको रोकने के लिए अभी भी डेडली वेपन को यूज नहीं किया गया, बट राइट पुलिस ने वाटर कैनन यूज किया उन्हें रोकने के लिए, और अभी ये जो प्रोटेस्टर्स है ये और ज्यादा डेडली हो जा रही है और ज्यादा जोश में आ जा रही है। तो अब देखते हैं कि वहां का हालत क्या होता है और ये वर्ल्ड का रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट, यूएस टू रीजॉइन यूएन ह्यूमन राइट्स फोरम. The US announced plans on Monday to re-engage with the much maligned UN Human Rights Council that former President Donald Trump withdrew from almost 3 years ago, as President Joe Biden's administration reverses another Trump's era move from multilateral organization and agreement. So Donald Trump UN Human Rights Council से यूएस को बाहर निकाल दिया, 3 साल पहले बाहर निकाल दिया गया था डोनाल्ड ट्रम्प की तरफ से, और जो बाइडेन ने आके वापस से यूएस को यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल फोरम के अंदर में दाखिल कर दिया। तो ये एक और ट्रम्प एरा का मूव था जिसे जो बाइडेन ने रिवर्स किया और फिर से सही किया। एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज, और 9 फरवरी का कोई भी इंपॉर्टेंट डेज नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट, और आज का मोटिवेशनल कोट है, वी डोंट डेवलप करेज by being happy every day. We develop it by surviving difficult times and challenge adversity. So, हम लोग हर दिन खुश होके अपने आप के अंदर जो करेज है, जो जज्बा है, वो हम लोग हमेशा हर दिन खुश होके वो जज्बे को हासिल नहीं करते। हम लोग हर दिन जो डिफिकल्ट मोमेंट होती है, डिफिकल्ट टाइम आता है, हम लोग उसे सरवाइव करते। अगर कोई मुश्किल घड़ी आई तो हमें वो एक चैलेंज की तरह लेते हैं, चैलेंज की तरह लेके उसे हम लोग सरवाइव करते हैं, उससे उभर के आते हैं। और जब हम लोग एक चैलेंज से, एक मुश्किल चैलेंज से उभर के आते हैं तो हमारे अंदर एक जोश आ जाता है, एक जज्बा आ जाता है, एक करेज आ जाता है कि हाँ, हम लोगों ने ये किया तो हम लोग इससे भी बड़े चैलेंज को टैकल कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं।
हर दिन खुश होकर रहेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम भी हो उसे सरवाइव नहीं करेंगे, बट जो भी हो उसको मानते हुए खुश होकर चलेंगे, ऐसा सोचेंगे तो वो करेज नहीं है। करेज है जब हम लोग उस डिफिकल्ट टाइम के अगेंस्ट लड़ेंगे, सरवाइव करेंगे और उसके बाद खुश होंगे, तब हुआ होगा करेज। तो इस तरीके से करेज को डेवलप करना चाहिए। कभी हमेशा स्ट्रांग रहना चाहिए, नाजुक नहीं बनना चाहिए, और स्ट्रांग होकर डिफिकल्ट टाइम को लड़ना चाहिए, क्योंकि डिफिकल्ट टाइम पार हो जाएगी तो अच्छा टाइम आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।